रिहेबिलिटेशन यूनिवर्सिटी लखनऊ में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और विभागाध्यक्ष डिपार्टमेंट ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट में आप दृष्टि दिव्यांग साथियों और दिव्यांग साथियों के शैक्षणिक उन्नयन और उच्चता हेतु सदा प्रयासरत है। मेरा भी सौभाग्य है, मैं सर के सबसे छोटे विद्यार्थियों में रहा हूं। जब सर जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में हुआ करते थे, उस दौरान 2010-11 सत्र में सर का आशीर्वचन मुझे मिला और आपकी टीचिंग मेथोलॉजी और आपका टीचिंग प्रोफेशन जो रहा वो हम लोगों को भी आज तक और आगे भी कार्य करने के लिए प्रेरणा सदैव प्रदान कर रहा है। मैं सर का बहुत बहुत स्वागत करता हूं तथा संस्था SIPRH अमरोहा के निदेशक डॉक्टर नसीम मोहम्मद सर को आमंत्रित करता हूं कि आप आए और आज के हमारे वक्ता को आमंत्रित करते हुए उनका स्वागत है। धन्यवाद नागेश जी। मैं आज इस नेशनल वेबिनार के पटल पर अपने बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर विजय शंकर शर्मा जी, HOD डिपार्टमेंट ऑफ VI को नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं एवं स्वागत करता हूं कि सर को सुनने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ एवं सर के आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होंगे एवं इसी के साथ मैं सर के स्वस्थ होने की कामना भी करता हूं कि कोविड-19 महामारी के इस दौरान सर एवं पूरा परिवार स्वस्थ रहें, ऐसी मेरी मनोकामना है। आज नेशनल वेबिनार के अवसर पर SIPRH अमरोहा तीसरा नेशनल वेबिनार को सफलतापूर्वक कंडक्ट करा रही है। ये हमारे गुरुजनों का आशीर्वाद है कि SIPRH जो एक छोटे जनपद में इस कार्यक्रम का संचालन कर रही है। मैं सर का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं एवं नमन करता हूं कि सर अपने विचारों से हम सभी को अभिभूत करें। धन्यवाद सर। धन्यवाद डॉक्टर नसीम, अच्छा लगा आपको देख करके। मेरे प्यारे विद्यार्थियों में से एक नागेश जी और तो इसके संचालक भी हैं कार्यक्रम के, और जितने भी प्रतिभागी गण, डॉक्टर प्रदीप जी भी जुड़े हुए हैं और बहुत सारे ऐसे कुछ पहचाने से नाम मुझे इसमें नजर आ रहे हैं। सबका नाम लेना इस वक्त पॉसिबल नहीं है। नरेंद्र भी है, बहुत अच्छा। मुझे ये अवसर दिया कि मैं आप लोगों के सामने अपनी कुछ बातें आज के इस परिप्रेक्ष्य में रख सकूं। वर्तमान स्थिति जो चल रही है वो हमारे लिए कई चीजों को मद्देनजर रखते हुए बहुत महत्वपूर्ण है। हम इस कोविड आउटब्रेक में जिस परिस्थिति में आज अपने आप को देख रहे हैं वह परिप्रेक्ष्य निश्चित ही परेशानी का लग रहा है, किंतु यह जो परिप्रेक्ष्य आज की डेट में हमारे बल्कि पूरे वर्ल्ड में उत्पन्न हो गया है, इसने बहुत सारी ऐसी चीजें हम लोगों को खोल दी हैं जिससे हम लोगों को ऐसे बहुत सारे काम सीखने को मिले, ऐसे बहुत सारे अवसर हम लोगों को मिले जिसने हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए बहुत सारी डायमेंशंस खोल करके रख दी। मैं एक एक करके उन डायमेंशंस की बात करूंगा। नो डाउट कि इस परिस्थिति में हम लोग, जहां पर हम कदापि ये नहीं कह सकते ये बिल्कुल एक बिन बुलाए एक आपदा जिस तरह की आई हुई, हम सब लोग उससे त्रस्त हैं। लेकिन जब पिछले मार्च में हमारे देश में बल्कि वर्ल्ड के बहुत सारे देशों में जिस वक्त कोरोना महामारी का तो आपदा थी वो शुरू हुई, तमाम देशों ने लॉकडाउन किया। तमाम देश इस प्रकार से परेशान हो गए
कि अल्टीमेटली उन लोगों को इस विधा का सहारा लेना पड़ा कि आप सब चीजों को लॉकडाउन कर दीजिए। और लॉकडाउन कर देने से हुआ क्या कि विद्यार्थी जो विभिन्न क्रियाकलाप थे, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिन चीजों को प्राप्त करने के लिए आपको ऑनलाइन माध्यम का सहारा लेना पड़ा। आज हम लोग जिस सेकेंड वेव से गुजर रहे हैं वो पहले की तुलना में कहीं ज्यादा खराब स्थिति में लेकर के आ गई है हमारे इस समाज को, हमारे इस चिकित्सीय व्यवस्था को। लेकिन उस माहौल में भी हम लोग आपस में बैठ करके चर्चा कर रहे हैं और मुझे मिलाकर के 155 लोग इस वक्त इस फोरम पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के चेहरे भी दिख रहे हैं, कुछ लोग ऑनलाइन कान में लीड लगाए सुन भी रहे होंगे। देखिए, ये जो स्थिति उत्पन्न हुई है इसने हम लोगों को एक परस्पर दूरी बनाए रखने के लिए मजबूर कर दिया। हम एक व्यक्ति से फिजिकल डिस्टेंस के नाम पर दूर है क्योंकि हम सभी को अपना जो हेल्थ है वो ज्यादा प्यारी है। और ये जो महामारी, हमें मालूम है कि यही एक ऐसी चीज है, यही सोशल डिस्टेंसिंग ही हमको एक दूसरे से दूर रख करके हमें जो बनाई जा रही है वही हम लोगों को जीवन दे सकती है, वही हम लोगों को जीवित रखने के लिए प्रेरित कर सकती है। क्योंकि इस वक्त जिस प्रकार से, जिस तरीके से कोरोना फैल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग ही एकमात्र सहारा हम लोगों के पास बच गया है। क्योंकि जितने भी आपने देखा पिछले कुछ दिनों में, जितने भी मेडिकल फैसिलिटीज हमारे देश में हैं, वो सारी मेडिकल फैसिलिटीज इस वक्त बड़ी न्यून तरीके से दिखाई दे रही है। उनका अस्तित्व ही उस महामारी के आगे बौना हो गया है। आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से हम लोग परेशान हैं मेडिकल फैसिलिटीज को लेकर के, लेकिन यह जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई पिछले मार्च में क्या तक, उसने हमको एक चीज के लिए बड़ा एक फोरम दिया कि हम लोग इस प्रकार से ऑनलाइन बैठ करके अपने बातचीत कर सकें। और ऑनलाइन बातचीत करने का फायदा यह हुआ कि हम लोग आज इस सेकेंड वेव, जो कि एक बड़ी घातक रूप में निकल करके आ रही है, इस वेव में भी 200 लोग में 150 लोग मिलकर के आपस में चर्चा कर रहे हैं कि हम लोग ऑनलाइन माध्यम को कैसे कैसे परसीव कर रहे हैं, उसी को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ऑनलाइन माध्यम के बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं, बहुत सारी खास बातें हैं, बहुत सारी अच्छाइयां हैं, और नेचुरल सी बात है, कुछ अच्छाइयां होंगी तो कुछ बुराइयां या कुछ ऐसे एस्पेक्ट भी होते हैं जिनको हम ये कहें कि वो खराब है, ऐसा नहीं है। हाँ, उन पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो उसी ध्यान की तरफ हम लोग केंद्रित होते हैं कि कुछ अच्छी बातें पहले हम लोग डिस्कस कर लें। क्योंकि बड़े दिनों से ये सुनते सुनते कि यार इतना सब कुछ चल रहा है, हर चीज से खराब, कई जगहों से खराब इंफॉर्मेशन मिलती है, मीडिया से, समाचार पत्रों में से, तो पहले अच्छी बातों को थोड़ा सा कर लें। यह जो माध्यम डेवलप हो गया है आज की डेट में, ऑनलाइन शिक्षा का, ऑनलाइन कम्युनिकेशन का, ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था का, ये इतना पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है कि हमने अपने आप को, अपनी शिक्षा को, अपने ज्ञान को रुकने नहीं दिया। और मैं आपको बताऊं, इस न रुकने देने से मतलब है कि जिस दिन पानी बह रहा है उस दिन बड़ा वो अच्छा माना जाता है, लेकिन रुका हुआ पानी को लोग बहुत पसंद नहीं करते। तो जितने हम ज्ञान को लेकर के लालायित हो रहे हैं और बह रहे हैं, वो उतना ही अच्छा होता है। तो जब से ये डेवलप हुआ, जब से ये पिछले मार्च 2020 से ये परिस्थिति उत्पन्न हुई, तब से हम लोगों ने एक नया एस्पेक्ट ढूंढना शुरू किया कि मनुष्य क्योंकि एक सामाजिक प्राणी है, वो दूसरे मनुष्य से उतना दूर नहीं रह सकता। हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, लेकिन
अपना स्वास्थ्य भी उतना ही प्रिय, अपना जीवन भी उतना ही प्रिय होता है। तो एक नया एस्पेक्ट निकल करके ऑनलाइन माध्यम समझ में आया। आज से पहले या मार्च 2020 से पहले, इवन अप्रैल 2020 से पहले किसी को ये जो इस फोरम में बैठे हुए 5 से 7% से भी कम लोगों को ये जानकारी रही होगी कि ये भी कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे हम लोग क्लासेस कर सकते हैं, जिसपे हम लोग अपनी चर्चा कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये परिस्थिति उत्पन्न हुई, परिणाम ये निकला कि लोगों ने एक्सप्लोर करना शुरू किया, लोगों ने ये जानना शुरू किया कि मैं अपने ज्ञान को कंटिन्यू कैसे कर सकता हूं, और उसी का परिणाम निकला कि ऑनलाइन मोड निकल करके आया। और जो ऑनलाइन मोड है, या आप देखेंगे इतने सारे फॉर्मेट में है, इतने सारे तरीकों से किया जा सकता है। हम सब लोगों ने एक्सप्लोर करने शुरू किए, मोबाइल का इतना अच्छा यूज होने लगा, जूम प्लेटफॉर्म, गूगल क्लासरूम, तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर हम लोग ज्ञान प्राप्ति के लिए इकट्ठा हो सकते हैं। तो अपने ज्ञान को हमने रुकने नहीं दिया। जहां पर भी जिन ग्रुप्स की हम लोग बात करें, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स फॉर्म हो गए जो हमें ज्ञान देने के लिए आगे आए, और उन प्लेटफॉर्म्स का यूज किया जिन प्लेटफॉर्म्स से हम लोग यह कह सकते हैं कि यार ये प्लेटफॉर्म्स हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित होंगे। आज से पहले हम लोगों ने कभी उम्मीद नहीं की थी, कभी जाना नहीं था, आज से मतलब इस कोरोना आउटब्रेक से पहले, कि हम लोग ऑनलाइन माध्यम में रहकर भी इस तरह की पढ़ाई कर सकते हैं। जिस वक्त मुझे याद है कि कोरोना आउटब्रेक शुरू ही हो रहा था, उस वक्त मैंने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कराई थी, और उस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को कराने के लिए लाखों रुपए का बजट था। मैंने कॉन्फ्रेंस कराई, फरवरी के एंड की बात है, उसके इमीडिएट बाद अगले ही महीने से चीज शुरू हो गई थी। लेकिन मैं देख रहा हूं कि उसके कुछ दिनों के बाद मैड्रिड, स्पेन में एक कॉन्फ्रेंस हम लोगों की प्लान थी ICVI की, क्योंकि उसमें कोरोना बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति में था, तो वो पोस्टपोन हुई। उसके बाद उसी कॉन्फ्रेंस को थोड़े दिनों बाद ICVI ने शुरू किया और ICVI ने उसको कराया। तो जो ICVI के कुछ, ICVI का मतलब इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड, उसने जब इस तरह के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कराए हुए, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर थे, इंटरनेशनल लोग उसमें थे, तो कुल मिला के देखा गया कि जो चीजें उस डिस्कशन में निकल करके आई, वो चीजें वैसी ही थी जैसी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के समापन के बाद आ जानी चाहिए। जितने लोग उसमें बोले और उनके बोलने पर जो चीजें जिस्ट के रूप में निकली, जो कंक्लूजन के रूप में निकली, जो उसका प्रोसीडिंग्स निकल करके आया, वो वही उसी तरह की प्रोसीडिंग होती जिस तरह की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो फिजिकल मोड में हुआ करती थी। अब आप उन दोनों कॉन्फ्रेंसेस में फर्क सोचिए कि वह कॉन्फ्रेंस एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट उसमें इन्वॉल्व था, उसमें लाखों रुपए का बजट था और कई लाख रुपए उसमें खर्च हुए, लोगों का लेबर उसमें लगा, लोग उसमें आए, ट्रेवल किए, हम लोग उसमें रात दिन इन्वॉल्व रहे। इस ग्रुप में से भी कई लोग उसमें इन्वॉल्व रहे थे, नागेश जी भी उसमें हमारी मदद किए थे। तो हुआ क्या कि वो जो इतना बजट था वो यहाँ पर आकर के एकदम ना के बराबर हो गया। जिस ऑनलाइन मोड की हम बात कर रहे थे, वो ऑनलाइन मोड फाइनेंशियल एस्पेक्ट से एकदम नीचे आ गया। तो हमने जिस ज्ञान को प्राप्त करना था, जो प्रोसीडिंग्स निकल करके आनी थी, जो उनकी रिकमेंडेशंस निकल के आनी थी, वो रिकमेंडेशन एक कॉन्फ्रेंस में तो लाखों रुपया खर्च करके आई, और वहीं दूसरी कॉन्फ्रेंस में केवल घरों में जैसे जहां लोग थे उन्होंने अपनी अपने एक्सपर्ट ओपिनियन, अपनी अपनी एक्सपर्ट बातें प्रदर्शित की, और प्रदर्शन के बाद वो सारी आउटकम निकल करके आ गए। तो एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है जो हम ज्ञान प्राप्ति के लिए यूज कर सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में उनका बहुत डिस्कशन नहीं करूंगा, संभवतः इस फोरम पर हुआ भी होगा। नाउ जब ये चीज निकल कर आ गई, ऑनलाइन माध्यम एक अच्छा माध्यम, एक ऐसा माध्यम समझ में आ रहा है कि जहां पर हम लोग हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा आने वाली बात पर है कि हमारा
नहीं, और फिर मतलब कोई ऐसा फाइनेंशियल एस्पेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। इस वक्त हम लोगों को अपने घर पे बैठे हुए, आइसोलेटेड हुए भी हम लोग अपने कार्य कर सकते हैं, जो ज्ञान प्राप्त करने का तरीका है उसको हम कंटिन्यू रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हमने ये देखा कि फाइनेंशियली ये बहुत अच्छा और सशक्त माध्यम है जिससे हम लोग यह कार्य कर सकते हैं। अब एक और एस्पेक्ट आता है कि इस मौके पर, जैसे मैं अपनी बात करूं तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसकी परिस्थितियां बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। जिस सेकेंड वेव से हम लोग गुजर रहे हैं, उस सेकेंड वेव में भी तमाम ऑनलाइन तरीकों से हमने इंफॉर्मेशन को गेन करने की कोशिश की और कर रहे हैं। तो ये जो चीज निकल करके आई है, ये एक हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। लेकिन जैसा कि डिस्कशन से पहले मैंने आपसे चर्चा की थी, कुछ कॉन्स भी हैं, कुछ परेशानियां भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो मैं चाहता हूं कि देखिए, इसके प्लस तो हम लोग देख रहे हैं, जो हम लोग उस एस्पेक्ट की तरफ बढ़ते हैं जो एस्पेक्ट हमको सुधार की तरफ इसको लेकर के जाना है। एक्चुअल में कमियां नहीं है, हम उसको सुधार की तरफ ले जाना चाहते हैं। बहुत सारी बातें उसमें डिस्कशन की है। देखिए, एक चीज आप मान करके चलिए कि ये जो बातें निकल करके आ रही हैं कि जो इसकी एक्सेसिबिलिटी को लेकर के है, जो इसकी इस फोरम की पहुंच को लेकर के है, हम में से प्रत्येक, ज्यादातर लोग जिस मोबाइल का यूज किया करते थे टेलीफोन के बातचीत के लिए या और बहुत सारी चीजों के लिए, आज हम लोग इंटरेक्शन के लिए यूज करने लगे हैं। आज एक दूसरे से बातचीत करने के लिए यूज करने लगे हैं, कॉन्फ्रेंसेस के लिए करने लगे हैं, क्लासेस के लिए करने लगे हैं, और जो बहुत सारी बातें इसमें निकल के आती है। हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी बहुत हो गई है, हम बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो गए हैं अपने एजुकेशन को प्राप्त करने के लिए। मैं छोटा सा एग्जांपल आपको यहाँ पे देता हूँ। मैं अभी आज से पहले तक मैं ऑनलाइन क्लासेस लिया करता था। क्लासेस में बहुत सारे स्टूडेंट्स ब्लाइंड भी थे। कुछ दिनों पहले यूपी में आंधी भी आई थी, तो जब मैं क्लास में लगा तो लोगों ने बताया कि सर कुछ प्रॉब्लम है, हमारे घर की तरफ थोड़ा सा आंधी आई थी तो लाइट चली गई है, बैटरी हो सकता है थोड़ी देर में बंद हो जाए। उसी वजह से कुछ नेटवर्क में भी इश्यूज आ गए। तो हुआ क्या कि सर हम अभी क्लास नहीं ले पाएंगे, आप यदि बाद में हमको मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे, हम उसको पढ़ लेंगे। तो उसी दिन से फिर ये हुआ कि मैं लैपटॉप पे क्लास लेता था, तो अपने मोबाइल को यहाँ पर रिकॉर्डर ऑन करके मैं जो लेक्चर, जैसे आपका लेक्चर चल रहा है, जैसे नागेश जी अभी इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उसको मैं अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लेता था, और जैसी क्लास खत्म होती थी जो रिकॉर्डिंग हुई उसको हम लोग ग्रुप पर डाल देते थे। तो जो स्टूडेंट्स नहीं उस वक्त एट द टाइम जब क्लास ऑनलाइन चल रही थी, उसमें भी 30-35 लोग जुड़ते थे, तो जो लोग नहीं जुड़ पाते थे, जिनके साथ टेक्निकल इश्यूज थे, उन टेक्निकल इश्यूज को दूर करने के लिए एक प्रयास किया गया। तो हम ये इसके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत हम लोगों को मिलने लगी, हम कंट्रोल बहुत अच्छा करने लगे अपने क्लासेस को। हम इतना फ्लेक्सिबल हो गए कि जिस वक्त विद्यार्थी चाहेगा उस वक्त मेरी क्लास से पढ़े हुए नोट्स, मेरा पढ़ाया हुआ ट्रांजैक्शन वो अपना समझ ले। रात को लाइट आई, उसने अपना मोबाइल खोला, डाउनलोड किया और कर लिया। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी निकल करके आई है, वो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण है। आज से पहले जब भी हम एजुकेशन की बात करते थे कि भैया जब बालक पढ़ने के लिए तैयार हो, मुझे याद है अभी जब भी हम माइक्रो टीचिंग वगैरह इत्यादि कराया करते थे, उसमें एक बात कहा करते थे कि यदि आप लोहा जब गर्म होगा, जब चोट मारेंगे तो बहुत अच्छा ढल जाता है। ऐसे ही विद्यार्थी के पास जब वो पढ़ाई के लिए तैयार हो, तत्पर हो, तब आप उसे पढ़ाई कराएंगे तो वो ज्यादा एफिशिएंट, ज्यादा इफेक्टिव मानी जाती है। इट मीन्स यदि रात में बालक को समय मिला, दिन में बाध्यता थी आपकी क्लास लेने की, रात में लेकिन उसके पास समय है, तो वो अपने लेक्चर को आसानी से, आपके लेक्चर को आसानी से सुन सकता है, आपके प्रोवाइड किए हुए नोट्स को आसानी से पढ़ सकता है, उसको ध्यान से सुन सकता है। तो तमाम ऐसी चीजें आपको मिल जाएगी। तो फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऑटोनॉमी भी मिल गई हम लोगों को, हम जब चाहे तब ले ले रहे हैं। अभी तक तो मैंने इसकी बात की, इससे पहले जिस वक्त क्लास की बात आई तो क्लास लेने के लिए कुछ टीचर्स ने कहा सर 2-3 बच्चों के साथ समस्या है, कुछ लेडीज भी हैं, कुछ पुरुष भी हैं उसके अंदर। तो जब वो कहते हैं कि सर
यदि आप दूसरे टाइम समय पर क्लास ले लें तो हम अपने घर का काम धाम थोड़ा निपटा लिया करेंगे, क्योंकि घर पे है इसलिए कुछ समस्याएं भी हैं। तो ठीक है, टीचर ने कहा भाई मैं भी एक वर्किंग वाइफ हूँ, तो मुझे लगता है कि हम लोग शाम को 7 बजे क्लास लेना तो कैसा रहेगा। और आप विश्वास नहीं करेंगे, जिस क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, दोपहर को 2 या 2:15 जब वो क्लास चला करती थी, उस क्लास की अटेंडेंस हुआ करती थी मुश्किल से 35 या 32 पहुंचती थी। पूरे बच्चे बड़े मुश्किल से आ पाते थे। लेकिन जब मैडम ने उन्हीं स्टूडेंट से बात कर क्लास को 7 बजे किया, तो उसकी स्ट्रेंथ इमीडिएटली 32 से सीधे 60-65 तक पहुंच गई, क्योंकि स्टूडेंट्स अब फ्री थे। उन्हीं के टाइमिंग के अकॉर्डिंग मैडम ने क्लास लेना शुरू किया। टाइम टेबल छोड़ दीजिए, जब मैं टाइम टेबल बनाया था उसको अगर रहने दो, कोई बात नहीं, समस्या है उसके अंदर, तो तुम लोग उस पर खाना बना रहे हो कि क्या कर रहे हो, अपने घर वालों का ध्यान रख रहे हो, बहुत सारी चीजें हैं। तो आपने उसी वक्त क्लास ली जिस वक्त स्टूडेंट ने डिमांड की, और मेरे लिए भी कंफर्टेबल, जो टीचर ले रहा है उसके लिए भी कंफर्टेबल, और जो स्टूडेंट है वो तो हाईली कंफर्टेबल। तो इस माहौल में भी आप क्लास लेंगे, इस लिबर्टी के साथ आप क्लास लेंगे, तो आप सोच लीजिए कि आप किस प्रकार की एजुकेशन की तरफ बढ़ेंगे। हम तो कहते आए हैं बचपन से मतलब हम जब से एजुकेशन में लाइन में घुसे तब से कहते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो इससे अच्छा क्या एग्जांपल होगा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का। बच्चा जहां है वहां पढ़ ले, जिस तरीके से पढ़ना चाहे पढ़ ले, जिस समय पढ़ना चाहे पढ़ ले। ये सारी चीजें बड़ी निकल करके आती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आज समझ में नहीं आ रहा है, कुछ दिनों बाद समझ में आएगा। और बहुत सारा ऐसी चीजें होती हैं कि हम लोग इस मोड से, आप खुद सोच के देखिए, मैं जब क्लासेस अपने स्टूडेंट यूनिवर्सिटी का लिया करता था तो बता दिया करता था कि ऐसा है, लाइब्रेरी में ये वाली किताब है, फलाने किताब को जाकर के पढ़ लीजिएगा, लाइब्रेरी में इतनी किताबें, इतनी कॉपियां, 4 दिन बाद वापस कर दीजिएगा। आज कम से कम उसका आउटकम ये तो आया, उन किताबों को, उन चैप्टर्स को हम लोग ऑनलाइन ढूंढ करके, क्योंकि मालूम है बच्चे लाइब्रेरी में नहीं जा पाएंगे, तो हम क्लासेस में हम लोग स्टडी मटेरियल, चाहे वो अपना स्टडी मटेरियल हो, चाहे वो डाउनलोडेड मटेरियल हो, हम लोग उसको प्रोवाइड करा सकते हैं। नो डाउट कि यह काम स्टूडेंट भी कर सकता था, लेकिन होता क्या है मैं आपको बताऊं, जब भी हम लोग एक इंटरनेट पे गूगल में सर्च करते हैं, जैसे कोई कीवर्ड या जो चीज आपको सर्च करनी है डालते हैं, एकदम से एवलांच आता है। एवलांच का मतलब जैसे एक होता है ना, जब बर्फ की एकदम बर्फ खिसक गई पहाड़ों पर, उसे एवलांच कहते हैं। तो एक साथ इंफॉर्मेशन बहुत सारी आती है, एक स्टूडेंट के लिए जज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे लिए अच्छी है, किस इंफॉर्मेशन, किस साइट पे जाकर के हमको रेलिवेंट चीजें मिल जाएंगी। लेकिन टीचर क्योंकि ट्रेंड हो जाता है, उसे मालूम है इस वेबसाइट से जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, तो टीचर उसी चीज को देता है, स्टूडेंट को लिंक भेज देता है, या स्टूडेंट को वो किताब भेज देता है, पीडीएफ फॉर्मेट भेज देता है, रिकॉर्डिंग भेज देता है, यूट्यूब के लिंक्स भेज देता है, जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नागेश जी इस काम को पिछली बार बहुत सारा किए थे, बहुत सारा आरसीआई की वेबसाइट पे नवसीकर चैनल है, तमाम चैनल्स हैं, उस पर ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये चैनल्स हैं, इस पे ये सारी चीजें अवेलेबल है, तुरंत अवेलेबल करवा दिया। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है, ये सारी चीजें हम लोगों को अवेलेबल हो जा रही है, तो फिर परेशानी नहीं आनी चाहिए। लेकिन नो डाउट कि इतनी हम बात कर रहे हैं कि इतना अच्छा सिस्टम हो गया कि हम वो बुक, जो लाइब्रेरी की बुक को हम केवल कोट करते थे कि वहां से जाके ले लेना, फला चैप्टर पढ़ोगे और इसमें ये किताबें मिल जाएंगी, लेकिन आज वो सारी किताबें, अच्छी किताबें, अच्छे नोट्स हमको इमीडिएट उपलब्ध करा दे रहे हैं, और बालक उसको अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग पढ़ ले रहा है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो जैसे ही बालक ने उसे कन्वीनियंस पढ़ा, तो हमारा एक्चुअल में आधा काम कंप्लीट हो गया, कि जो हम पढ़ना चाहते थे वो कम से कम समझ लेगा, और बालक नो डाउट कि वो उसको कंसिडर करेगा। इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि सर ये जरूरी थोड़ी कि बालक उसको समझे, या बालक उसको पढ़ेगा ही पढ़ेगा बाद में। ये वाली बात तो ऑफलाइन मोड की क्लासेस में भी आ सकती थी। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये ऑफलाइन मोड में भी आ सकता था कि मेरे लेक्चर में बैठने के बाद, मेरे लेक्चर के बाद वो हो सकता है उसको कभी ना पढ़े। ये तो आपके इंटरेस्ट क्रिएट कराने की बात है। तो ये जो कही है कि हो सकता है कि बच्चे पढ़े नहीं, ये तो दोनों तरफ से लागू होती है कि भाई हम लोग ऑफलाइन में भी यही क्वेश्चन था, वो भी अनआंसर्ड था, और ऑफलाइन में भी है। ये तो केवल टीचर की कैपेबिलिटी पर, टीचर के वर्किंग स्टाइल पर, टीचर की टीचिंग स्टाइल पर ही डिपेंड करता है कि आपका बाद, आपके पढ़ाने के बाद बालक उसको दोबारा कितना पढ़ता है। तो ये लिबर्टीज होती हैं, और ये बहुत सारे लर्निंग रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल होने लगे। आप देखेंगे कि तमाम यूनिवर्सिटीज ने अपने ऑनलाइन तरीकों को खोजा,
और बहुत सारा मटेरियल जी जी। एक बच्चा भी चलिए हमारी क्लास में बैठा है, बहुत अच्छा, अभी से सुन रहे हैं तो भैया हमें मालूम है कि वो कौन था, अभिमन्यु वाला ना, अभी से वो स्पेशल एजुकेशन की बारीकियां सीख रहा है। ये है ऑनलाइन लर्निंग का फायदा। खैर, तो हम उस डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें, ऑनलाइन माध्यम से हम लोग बहुत सारी इंफॉर्मेशन बालकों को दे सकते हैं। रही बात लैंग्वेजेस की, तो नो डाउट आज की डेट में हमारे पास लैंग्वेजेस भी एक बैरियर नहीं रह गया है। नो डाउट कि अंग्रेजी में मटेरियल बहुत ज्यादा है, लेकिन हिंदी में भी कम नहीं है। आप यदि सही चीज को सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद आपको टेक्निक पता चल गई कि किस वेबसाइट पे मुझे अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी और कौन सी इंफॉर्मेशन केवल मेंबरशिप बनाती रहती है, तो ये सारी चीजें आपके पास नो डाउट आती है, लेकिन आपको उसको हैंडल करना आना चाहिए। और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है MKO, ढूंढिए मोर नॉलेजेबल अदर, जिससे आपको, आपसे ज्यादा जिसको पता उससे ज्ञान प्राप्त करिए, भले ही आपका छोटा भाई क्यों ना हो, भले आपका पड़ोसी क्यों, भले आपके टीचर क्यों ना हो, भले आपके सहपाठी क्यों ना हो। तो ये सारी चीजें हैं ऑनलाइन की अच्छी बातें, नो डाउट कि इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं। आज हम लोग थोड़ा कॉन्स पर आते हैं, थोड़ा उन चीजों पर आते हैं जिनको भी सुधारने की जरूरत है। आप जिन सुधारों की हम लोग बात करते हैं, जिन सुधारों को हम लोग करना चाहते हैं या करना चाहिए, उन सुधारों में सबसे पहले हम लोग बात करें कि हमें ये जितनी भी चीजें ऑनलाइन को लेकर के आज बताई जा रही है, आज 1 साल से ऊपर हम लोगों को हो गया, लगभग वही फेज दोबारा आ गया, मई चल रहा है, 1 साल 2 महीने के आसपास है जिस फेज में हम लोग आज भी वही है। हमारे पास इन सब माध्यमों की फॉर्मल ट्रेनिंग की क्या व्यवस्था आज तक हम लोगों को प्रदान की गई? मेरा कहने का तात्पर्य है कि थोड़े से हम लोग इस मामले में अनफॉर्चुनेट हो गए, या फिर थोड़े से हम लोगों को इस पर कार्य करने की जरूरत है। आज नागेश जी मेरे लिए MKO हैं, आगे नागेश जी आज मुझसे ज्यादा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जानते हैं, लेकिन जितने लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं, लगभग 147-148 लोग इसके ऊपर हैं। यदि हम उन लोगों की बात करें तो सोच के देखिए कि हम में से कितने लोगों को इन ऑनलाइन मीटिंग को कंडक्ट करने का तरीका या बतलाया गया या हमको पता चल गया। हाँ, हम लोग जुड़ना जान रहे हैं, उस लिंक को क्रिएट करना, लिंक में लोगों को जोड़ना, रिकॉर्ड करना, लोगों को इनवाइट करना, लोगों से सजेशंस लेना, चैट बॉक्स को यूज करना, ये ट्रेनिंग का, फॉर्मल ट्रेनिंग का आज भी अभाव है। लेकिन हाँ, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। मुझे याद है नागेश जी बैठे हुए, नागेश जी जब हम इलाहाबाद वाले कार्यक्रम करते थे श्री नारायण के साथ, तो होता क्या था कि बहुत सारे लोग जुड़ते थे, तो बार बार लोग, एक बटन होता है मोबाइल में आता है, प्रेजेंट नाउ, दबा दिया करते थे। नागेश जी नाराज होते थे, कहते भैया आप करोगे तो मैं बाहर निकाल दूंगा। मुझे याद है आज अभी तक, एक पूरी शायद कुछ हो रहा था, अभी तक किसी ने शायद प्रेजेंट नाउ का बटन नहीं दबाया, अभी किसी ने अपने आप को अनम्यूट नहीं किया। एक बालक था, बालक की बात अलग होती है, लेकिन किसी ने अपने आप को अनम्यूट नहीं किया। डिस्कशन चल रहा है, लेकिन थोड़े दिनों पहले कभी अनम्यूट दब जाता था, कभी प्रेजेंट नाउ दब जाता था, फिर वहां से वापस कैसे निकले वो समझ में नहीं आता था। तो ट्रेनिंग आपको जो मिली वो अपने प्रयासों से मिली, फॉर्मल ट्रेनिंग हम लोगों को नहीं मिली। तो नागेश जी और जो संस्थान आपकी करा रही है, जरा इस पर ध्यान दीजिए। ये मेरा पहला सबमिशन है कि हम लोग ऑनलाइन में क्या कर सकते हैं या फिर हम लोगों को क्या करना चाहिए। होता क्या है कि ये ट्रेनिंग कैसे हैंडल करना है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को, ये बड़ा आवश्यक है। और ये ऑनलाइन ट्रेनिंग गवर्नमेंट के एस्पेक्ट से मुझे उतना वो नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जिस तरह से प्रयास किए वो संस्थानों को दिया, संस्थानों ने अपने जिन लोगों को ट्रेंड किया उन लोगों ने इस कार्य को शुरू किया, लेकिन उसको अगले चैनल्स को डिवाइड नहीं कर पाए। और इसका जीता जागता उदाहरण आपके जो यूपी में जो स्कूल्स फॉर द डिसेबल्ड है, खासतौर से दृष्टिबाधितों के,
और श्रवण बाधितों के, मेंटल रिटार्डेशन वाले बच्चों की, इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चों की बात छोड़ दीजिए, कितने विद्यार्थियों को ट्रेनिंग उस पीरियड में दे दी गई थी जिस पीरियड में कोरोना का इफेक्ट कम हो रहा था। आज भी अनफॉर्चुनेट है, डायरेक्टर साहब ने बड़े प्रयास किए, आज भी बड़ा लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि 1 से 5वीं क्लास तक के बच्चों को, दृष्टिबाधित बच्चों को हम कौन सी शिक्षा पिछले मार्च 2020 से दे रहे हैं, कौन सा उनका बेस हमने 1 साल 2 महीने में तैयार कर दिया। किस ट्रेनिंग को, जितने भी लोगों की आज स्थिति है, डायरेक्टर साहब के पर्सनल इंटरवेंशन की वजह से, कुछ टीचर्स के पर्सनल इंटरवेंशन की वजह से क्लास 6 से 12 तक की बच्चों का ऑनलाइन टीचिंग शुरू हुई। लेकिन कैसे प्रयोग करना है, क्या करना है, इन सब चीजों को देना अत्यंत आवश्यक है और इस तरफ फोकस करने की जरूरत है। तो ये एक बहुत मेजर कमी है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है प्रत्येक व्यक्ति को, संस्थानों को। दूसरी बात निकल करके आती है टेक्नोलॉजी के इश्यूज को लेकर के। भाई डाटा का बड़ा इश्यू आता है कि हम लोग, सर डाटा खत्म हो जाता है। हम जब पढ़ाई शुरू करते हैं तो ये चीजें निकल करके आती हैं। अब परेशानी इस बात की है कि जो डाटा का सिस्टम चला आ रहा है, हम लोग बहुत सारे ऐसी चीजें देखे हैं पिछले कुछ सालों से कि आज जिस डाटा को हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो इतना ज्यादा सस्ता हो चुका है, इतना ज्यादा कम कीमत का हो चुका है कि यदि आप लोग, डॉक्टर नसीम साहब बैठे हुए हैं, आपको याद होगा नसीम साहब कि जब हम लोग इंटरनेट के लिए प्रयोग करने के लिए रिचार्ज कराया करते थे तो ऑफिस में जब एक मॉडेम जरा सा लगा दिया करते थे, उसमें यही होता था कि कितने एमबी डाटा खत्म ना हो जाए, महीने भर चलना है। ब्रॉडबैंड लगा करता था तो उसकी स्थिति क्या होती थी। आज फ्री में बट करके हम 2 GB डाटा पर डे की बात करते हैं। आजकल तो वो भी कम पड़ जाता है, तो लोगों ने उसको नया सिस्टम शुरू कर दिया कि आप वर्क फ्रॉम होम प्लान भी ले लीजिए। नो डाउट कि जब सर्विसेज की बात करेंगे तो वो सर्विसेज पैसा मांगती है, क्योंकि आप सुविधा लेंगे तो आपको कुछ इनपुट देना पड़ेगा। तो इसकी जहां तक बात है तो आज उसका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, डाटा की जो अवेलेबिलिटी, इसका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट वो यही है कि आज से कुछ सालों पहले तक यदि फ्री में जियो न बटा होता तो हम लोगों को ये आदत ही ना पड़ी होती कि हम लोग डाटा का इस्तेमाल इस प्रकार से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं। और आज हम लोग जिस तरह से ऑनलाइन यूट्यूब चैनल्स और इतना सब व्हाट्सएप, फेसबुक ये सब करते हैं टीचिंग के लिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए, वो एक बड़ा सशक्त माध्यम बनता जा रहा है। तो डाटा की जो अवेलेबिलिटी है वो आज की डेट में भी बहुत सस्ती है। आज की डेट में भी हमारी कंट्री में, वर्ल्ड में हम बहुत कम पैसे में डाटा कराने वाले देश बने हुए हैं। यदि जिसको लग रहा होगा डाटा महंगा है, जरा हमारे टाइम में आज से 5 साल पहले का डाटा उठा करके देख लीजिए, जब बहुत सारी कंपनियां डाटा को देने के लिए कितना कितना पैसा चार्ज करती थी। 3-3 हजार रुपए महीने के लगा करते थे। बीएसएनएल 3-4 हजार, 750 रुपए तो अनलिमिटेड का पैसा लिया करती थी, प्लस टैक्सेस अलग। वो ग्रुप के लिए ऑफिस में जब ब्रॉडबैंड का कनेक्शन लगा करता था तो 3,000 रुपए अनलिमिटेड का आया करता था, उसकी भी स्पीड बड़ी कम हुआ करती थी। और आज हम लोग 600 रुपए में 84 दिन चलाते हैं, लगभग यही डाटा का वो रहता है और स्पीड आप देखते हैं कि कितनी मिल जाती है। तो वो जो है डाटे की अवेलेबिलिटी, वो भी एक एस्पेक्ट है। एक प्रॉब्लम जहां आती है वो ये है कि डाटा हर जगह अवेलेबल नहीं है। डाटा हर जगह अवेलेबल नहीं है का मतलब ग्रामीण इलाके आज भी उससे उतने वंचित रह रखे हैं, या उतने फेमिलियर नहीं है, या उतने नेटवर्क इश्यूज उनके साथ हो रहे हैं। तो यहाँ पर इस वक्त ध्यान देने की जरूरत है। नो डाउट कि ये फोरम नहीं ले पाएगा, इस फोरम में जो डिस्कशन होगा उस फोरम से ये निकल के आएगा, कम से कम हम लोगों को रिकमेंड कर सकें, गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन भेज सकें कि आप ग्रामीण इलाकों में भी, जो सुदूर इलाके हैं उनमें भी डाटा कनेक्टिविटी का भी जहां तक पॉसिबिलिटी हो सके वो आप उपलब्ध करा पाए। और यही रीजन था कि ये डाटा जितना दूर जाएगा, जितने ग्रामीणों तक जाएगा, उतने ही जो नॉलेज है वो डिसमिनेट होगी, उतनी ही नॉलेज फैल जाएगी। तो ये डाटा को लेकर के है। अब
ये बात रही अवेलेबिलिटी ऑफ डिवाइसेस की। तो अवेलेबिलिटी ऑफ डिवाइसेस जो है, अवेलेबिलिटी जो उपकरण है, जो यंत्र है ऑनलाइन माध्यम के लिए, वो बहुत बढ़िया यंत्र है आपका मोबाइल। आज की डेट में एक स्मार्ट मोबाइल ज्यादातर लोगों को एक्सेसिबल हो गया है, ज्यादातर लोग उसका प्रयोग करने लगे हैं। लेकिन परेशानी केवल वही है कि लोगों को ट्रेनिंग नहीं है। अब ये लोग, मैं डिसेबल्ड पर्सन तो बिल्कुल ही आप छोड़ दीजिए कि उनको तो ट्रेनिंग का किसी ने सोचा तक नहीं आज से पहले। 1 साल 2 महीने में भी नहीं सोचा। यदि मान लीजिए सेकेंड वेव तो छोड़ दीजिए, यदि ऐसी स्थिति है अभी ऑनलाइन चलना है, तो इसमें ट्रेनिंग किस प्रकार से प्रोवाइड किया जाए। आज भी हम लोगों ने कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लोगों को, विद्यार्थियों को, दृष्टिबाधित बाकी लोगों को छोड़ा हुआ है कि उनको अभी एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं। तो ये ट्रेनिंग, मोबाइल की ट्रेनिंग देना बड़ा जरूरी है। मोबाइल को यूज करने की ट्रेनिंग और बहुत सारे प्लेटफॉर्म को यूज करने की ट्रेनिंग, ये सारे देने की अभी जरूरत है। तो इस एस्पेक्ट पर फिर आगे बढ़ने की जरूरत है। अब यदि हम लोग डिसेबल्ड एजुकेशन, डिसेबल्ड पर्सन्स के एजुकेशन की बात करें, ज्यादातर ये संस्था क्योंकि डिसेबिलिटी में भी बहुत डील करते हैं, कई लोग डिसेबल्ड फील्ड के हैं भी इस फोरम पर। आज मैं डिस्कशन इस बात पे करूं, जितने भी हमारे प्रदेश में विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में भी ऑनलाइन टीचिंग की, ऑनलाइन शिक्षण की स्थिति अभी बहुत अच्छी नहीं है। उसका रीजन बहुत बड़ा ये है कि ये एक अनएक्सपेक्टेड एक स्थिति आई है। नो डाउट, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि आज से कुछ सालों के बाद, कुछ महीनों के बाद, हो सकता है सालों तो मैं बहुत दूर हो सकता है, कुछ महीनों के बाद ये स्थिति खत्म हो, वेव खत्म हो और ईश्वर न करे तीसरी वेव आए। लेकिन ये जो चीज उत्पन्न हो गई, तो ये हमको बहुत सारी सबक दे करके जा रही है। आज यदि हम ये सारे इंफॉर्मेशन जो डिसमिनेट कर रहे हैं, उनको दृष्टिबाधित बच्चों को दिलाने के लिए वो सारे ट्रेनिंग, वो सारी व्यवस्थाएं, यदि आप ऑनलाइन टीचिंग करना चाहेंगे, ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहेंगे, तो किस तरीके से कर पाएंगे। ये सारी चीजें दृष्टिबाधित जनों को, ये सारी चीजें जितने भी डिसेबल्ड पर्सन है, HI पर्सन है, इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड है, ऑर्थोपेडिकली इंपेयर्ड है, उनको देने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि उनको भी हम क्यों डिप्राइव करें, उनको भी हम क्यों वंचित रखें इन सब चीजों से। इन सब चीजों से मतलब उस एजुकेशन से। नो डाउट आपको याद होगा एक एडिप स्कीम में जो NIVH बड़ी एक संस्था है दृष्टिबाधित जनों के लिए, वो स्मार्ट मोबाइल दृष्टिबाधित जनों को दिया करती थी। लेकिन वो हायर स्टडीज में जो आ जाते थे बच्चे, उन्हीं को मिला करते थे। 11th के बाद ही वो स्मार्ट मोबाइल बालकों को मिल पाता था। उसकी भी अलग कहानी है। मोबाइल तो मिल गया लेकिन ट्रेनिंग नहीं मिली। मोबाइल मिल जाना सफिशिएंट नहीं है, उसकी ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट थी। तो अब जो हमको करना है वो उन लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी है। क्लास 1 से लेके 5 तक जो डिप्राइवेशन हुआ, जो इतने 1 साल में उन बालकों को लिटरली कोई शिक्षा नहीं मिल पाई, फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिल पाई, वो इंटरेक्शन नहीं हो पाया, उसको, उसकी जो क्षतिपूर्ति है वो करने की जरूरत रहेगी। उस क्षतिपूर्ति को करने के लिए हमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड का सहारा लेंगे, जब ये स्थितियां, परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। क्लास 6 से लेकर के 10 तक के बच्चों को जो जिस एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, जो लोग सक्षम थे, जिन्होंने अपने अपने मोबाइल अपने पास ले लिए, उनके साथ तो समझ में आता है। लेकिन जो आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं थे, उन्हें फिर भी उन चीजों के लिए अपने किसी सीनियर पर डिपेंडेंट होना पड़ा, अपने किसी चाचा, रिलेटिव, ताऊ, भाई, इन पर डिपेंडेंट होना पड़ा। और अनफॉर्चुनेट ये है कि दृष्टिबाधित जनों को क्योंकि ट्रेनिंग नहीं थी, इसलिए उस मोबाइल को यूज करने का तरीका के लिए आज भी वो उन्हीं लोगों पर डिपेंड करता है जिसका वो मोबाइल है। क्योंकि मोबाइल को लेकर के बड़ा पोजीशन लोगों में, बड़ा पॉजिटिव होते हैं कि मेरा मोबाइल दृष्टिबाधित व्यक्ति हाथ लगाएगा तो खराब ना कर दे, कैसे करेगा, उसको कैसे हैंडल करेगा। और ये आपको मैं मालूम है, एक बार जिसने वो ऑन कर लिया टॉक बैक, तो उसको हैंडल करने का तरीका भी अलग हो जाता है। उसके बाद वो
जो हम जैसे लोग हैं वो उसको इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे, तो उसे देंगे ही नहीं। तो 6 से 10 तक की ये जो सिस्टम समझ में आ रहा है, ये इस स्थिति से निपटने के लिए हमको फिर टीचर्स को इस बात के लिए ट्रेन करना पड़ेगा। टीचर्स को इस बात का इनपुट प्रदान करने के लिए उनको एक विशेष ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी पड़ेगी, ताकि वो अपने बालकों को किस प्रकार इस मोड में ट्रेनिंग दे सकें। उस मॉड्यूल को डेवलप करना पड़ेगा। आज वो फॉर्मल एजुकेशन का जमाना चला जा चुका है। 1 साल 2 महीने से तो नहीं हुआ कोई फॉर्मल एजुकेशन। तो उसको दूर करने के लिए, उस परिस्थिति को दूर करने के लिए हमें फिर यह व्यवस्था अपनाना पड़ेगा कि ऑनलाइन मोड के लिए कोई डिप्राइव न रहे, कोई उससे वंचित न रहे। नो डाउट कि बहुत सारी कमियां होंगी, शुरुआत तो लेकिन की जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि अभी पिछले 1 साल में से कुछ जो शुरुआत की गई वो ऐसी नहीं थी जैसी की जानी चाहिए थी। और इसके लिए हम किसी एक व्यक्ति को दोषी नहीं ठहरा सकते। इसके लिए हम किसी एक सरकार को या किसी एक सिस्टम को या किसी विद्यालय के प्राचार्य को दोषी नहीं ठहरा सकते। मुझे याद है कि जब भी हम लोग ट्रेनिंग की बात कर रहे थे तो हमें ऐसे भी टीचर्स देखने को मिले जो लोग पेड़ पर चढ़ करके अपनी क्लास लिए, क्योंकि वहां पे नेटवर्क अच्छा आता था। तो ये जील जो निकल करके आ रही है, उसी जील के बेसिस पे हम लोगों को आगे कार्य करना पड़ेगा। और इस ऑनलाइन माध्यम में हम लोगों को, प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार की विधाएं समझानी पड़ेंगी कि इसका क्या क्या फायदा हो सकता है। नो डाउट कि जब वो इन टेक्नोलॉजी को प्रयोग करेगा, इन तकनीकों को प्रयोग करेगा, तो लोगों के मन में बड़ी विचार आते हैं कि हमने इसको मोबाइल दे दिया तो इसका मिसयूज ना करे, इसका कोई ऐसा इस्तेमाल ना करे, इसको छीन करके ना ले जाए। तो टेक्नोलॉजी के जमाने में हर चीज कंट्रोलेबल है, हर चीज पे आपका कंट्रोल हो सकता है। नो डाउट कि विद्यार्थी या कोई ऐसा बालक यदि मान लीजिए मोबाइल पे कुछ गलत करेगा तो सब कुछ ट्रेस किया जा सकता है और उसको फिर स्ट्रेटेजिकली, मनोवैज्ञानिक तरीके से हैंडल किया जा सकता है। तो वो प्रोवाइड कराने की जरूरत होगी, ऑनलाइन मोड पर आने की जरूरत होगी, कंप्यूटर ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, बच्चों में, उनके माता पिता में अवेयरनेस करने की जरूरत पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात, जो एडिप स्कीम है, जो गवर्नमेंट की स्कीम थी, जिसमें उपकरणों का बांटना शुरू किया गया था, उसमें भी अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे, उसमें भी चेंजेस करने पड़ेंगे, उसमें भी ऐसी व्यवस्थाएं बनानी पड़ेंगी जिसमें आप केवल 11वीं 12वीं के दृष्टिबाधित बच्चों को नहीं, बाकी विद्यार्थियों को भी आप उपकरण प्रोवाइड करा सकें। और ऐसे उपकरण प्रोवाइड करा सकें जिसके साथ ट्रेनिंग भी जरूरी हो। तो जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन हम ये कह सकते हैं कि नहीं, हमारा ऑनलाइन जो तरीका है वो ठीक हो गया। और फिर आप जो नया सिस्टम आपके पास आया है, नई जो शिक्षा नीति आई है, वो साफ कहती है कि जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है उसमें आपको 60-40 के रेशियो से, 60% 40% के रेशियो से ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा, टीचिंग मेथोडोलॉजी अपनानी पड़ेगी। तो अब आपको नई शिक्षा नीति में देखो, अब तो नीति बन गई है, उसको क्रियान्वयन करना पड़ेगा। उस क्रियान्वयन के करने के लिए ये सारे प्रावधान हम लोगों को अपनाने पड़ेंगे, ताकि हम डिसेबल्ड पर्सन्स को भी हम उस शिक्षा में सम्मिलित कर पाए। कई लोगों ने बहुत अच्छे प्रयास किए। मुझे याद है कि जिस वक्त ऑनलाइन शुरू हुआ था, लोगों को बड़ी दिक्कतें होती थी, तमाम चीजें, लेकिन फिर भी टीचर्स ने उसको अच्छे से हैंडल किया। और आज जिस भी स्टेज पर हम लोग हैं, वह स्टेज कम से कम एक कंफर्टेबल स्टेज है। कम से कम कुछ नहीं होने से तो हमने कुछ बालकों को कुछ दिया। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे उसमें सुधार होता रहेगा। और टेक्नोलॉजी में नो डाउट कि जो ये वाली बात निकल करके आ रही है कि कुछ कमियां होती हैं, नो डाउट कि कोई भी कार्य शुरू होता है तो उसमें बहुत सारी कमियां होती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ कॉस्टिंग की भी प्रॉब्लम होती है, कुछ पैसा भी थोड़ा सा लगता है, नो डाउट। लेकिन टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जिसमें रेट्स जो होते हैं, जो प्राइस होते हैं, हमेशा कम ही होते हैं। टेक्नोलॉजी में रेट्स कभी मैंने आज तक बढ़ते हुए नहीं देखे। आप चाहे मोबाइल का
जमाना देख लीजिए कि मोबाइल पहले कितने का आया करता था, अब कितने का आता है। चाहे आप डाटा को देख लीजिए, इवन आप टीवी को देख लीजिए, कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी वाली एस्पेक्ट के रेट्स डाउन होते हैं क्योंकि उसका उपयोग बढ़ रहा है। तो यदि हम पैसे के हिसाब से सोचें तो हम लोग आज भी उसको जा रहे हैं। अब एक प्रॉब्लम और इसमें आने की संभावना है, जो कि अभी हो भी रहा है, वो होता है बुलिंग, साइबर बुलिंग जिसे आप समझते हैं, या फिर थ्रेट्स आना, या फिर फाइनेंस या ऐसी चीजें ऑनलाइन घटित हो जाना जिससे आपका आर्थिक नुकसान हो जाए। तो जब आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इस तरह से आएंगे तो आपके पास कई लोगों को ऐसा मौका मिल जाता है जो कि टॉर्च होते हैं, जो कि गलत काम को करने के लिए ही बैठे हुए हैं, वो आपको साइबर रूप से बुलिंग करना शुरू कर देते हैं। बुलिंग करने का मतलब प्रताड़ित करना, परेशान करना। तो साइबर बुलिंग पर भी ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। साइबर बुलिंग पर भी कंसंट्रेट करने की जरूरत है। जितने भी ऑनलाइन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, फ्रॉड हो जाता है, फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाता है, उनके बारे में बतलाने की जरूरत है। आज देखिए कि जो भी रोल मॉडल होते हैं, वो रोल मॉडल आपके पास आते हैं और बताते हैं कि आप कोई भी किसी को भी अपना ओटीपी इत्यादि शेयर न करिए। तो ये सारी चीजें अवेयरनेस का पार्ट है। तो ये सारी अवेयरनेस हमको अपने विद्यार्थियों में मिलानी पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों को शायद नहीं पता है होगा कि जो कैलाश सत्यार्थी जी हैं, उनको जिस वजह से नोबेल लॉरिएट या नोबेल प्राइज मिला था, उसमें बालकों की जो बात कही गई थी, बालकों को ऐसे एब्यूज से भी बचाना होता है जिससे उनको खतरा हो, और जिसमें सेक्सुअल एब्यूज भी है और तमाम और एब्यूज भी है। तो ये साइबर बुलिंग है, उसमें भी ये सारी चीजें इंक्लूड होती है। तो बालक जो है वो ज्यादा नाजुक है इन सब चीजों के लिए। आपने मोबाइल दिया, उस मोबाइल को हैंडल करने के लिए भी उसको चीजें चाहिए, उसको ट्रेनिंग चाहिए। उसका मोबाइल कोई छीन करके ना भाग जाए, छीन के भाग जाए तो दोबारा ट्रेस करने का तरीका क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन उसको देना, ये सारी इंफॉर्मेशन डिसमिनेट करना पूरे एनवायरनमेंट में कि आप इस चीज पे मत आइए। आप यदि बालक दृष्टिबाधित है या उसका मोबाइल उसके पास यदि छीनेंगे तो उसके ये प्रोज एंड कॉन्स होंगे, उससे आपको नुकसान हो जाएगा। बेटर कैसे हैंडल करना है, पासवर्ड प्रोटेक्शन कैसे करना है, ये सारी चीजें उसको समझ में आ जाएंगी। उस दिन उसके लिए सारी चीजें आसान हो जाएंगी, और फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि हाँ, ये जो इन्वायरमेंट है, यही इन्वायरमेंट हम लोगों को एक ऐसी जगह लेकर के जाएगा जहां पर हम लोग कह पाएंगे कि यार ये जो ब्लेंडेड फॉर्म है टीचिंग की, ये जो मिक्स तरीका है ऑनलाइन और ऑफलाइन, जब विद्यार्थी का मन किया तो उसने अपने घर पे पढ़ लिया, जब विद्यार्थी का मन आया अपने क्लासरूम में पढ़ लिया। आप यूट्यूब के चैनल देखेंगे, एक यूट्यूब के चैनल पर किसी विद्यार्थी ने, किसी टीचर ने एक अपना लेक्चर डाला, उस लेक्चर को कई बार कहते हैं ना, इतने लाइक करिए, इतने हिट करिए, इतने लोग देख चुके हैं। तो जो अच्छे लेक्चर होते हैं, जब जिसकी मर्जी 2 साल बाद, 3 साल बाद, 2 महीने बाद, रात में, दिन में, जब जिसका मर्जी होगा वो उससे सीख लेगा। तो एक बार लेक्चर हो गया ना तो वो बड़ा काम आता है। अब जैसे यही एक लेक्चर है, मान लीजिए मैं यही आह्वान करूंगा, नागेश जी इस टॉपिक पे दोबारा कोई लेक्चर हो तो इसी की रिकॉर्डिंग चला दीजिएगा, फायदा होगा। अगली बार ना तो मुझे लगना पड़ेगा, यदि सीआरई प्रोग्राम होता ना आपको मुझे पैसा देना पड़ेगा कि भाई उसमें फीस होती है सीआरई की, वो भी मत दो, सिंपल विजय शंकर शर्मा का लेक्चर एक चला दिया जाए। तो ऐसे लेक्चर्स भी चलते हैं। तो ऐसे लेक्चर्स को चलाने देने से वो चीज यहाँ पर चालू हो जाएगी। तो ये बहुत सारे तरीके हैं कि आप कैसे ऑनलाइन मोड में इस व्यवस्था को करें। ये सारी चीजें थी, बहुत सारी और भी बातें हैं जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे तो बहुत दूरी तक जाएंगे। तो मैं अब आप लोगों से कुछ चीजें इनवाइट करना चाहूंगा कि क्या आपके परिप्रेक्ष्य में, आप क्योंकि डिसेबिलिटी फील्ड में जुड़े हुए हैं, आप खुद सोच के देखें कि जो पिछले कुछ दिनों में हमारे साथ, पूरे विश्व के साथ हुआ, वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। उस अनएक्सपेक्टेड माहौल में हम लोगों ने जो प्रयास किए वो बड़े सार्थक प्रयास थे, और थोड़ा सा और यदि हम प्रयास करेंगे तो हम इस
जगह पे पहुंच जाएंगे जहां पर हम उस टीचिंग की बात करेंगे जो पूरी तरह से चाइल्ड सेंटर्ड होगी, जो पूरी तरह से बालक की कन्वीनियंस पर आधारित होगी, जो पूरी तरह से फ्लेक्सिबल होगी, कॉस्ट वाइज डाउन होगी, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री सोचना पड़ेगा ना कॉस्ट के बारे में भी। तो ये सारी चीजें होंगी और ये एक ना एक दिन हम लोगों को एक ऐसे माहौल में ले जाएगी जहां पर हम लोग ये कह सकेंगे कि नहीं, ऑनलाइन मोड इज एक्सेप्टेबल मोड, और इससे पढ़ाया हुआ ज्ञान भी उतना ही अच्छा हमको लग रहा है जितना ऑफलाइन मोड में हुआ करता था, क्योंकि हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि हमारे पास और बहुत सारे उसके प्लस एंड पॉइंट्स हैं ऐसे जो उसके साथ अच्छे, और जो सकारात्मक चीजें हैं उसकी वो उसके साथ है। तो यही मेरी बात आपके साथ आज शेयर करनी थी। इस बीच आप लोगों के पास इस डिस्कशन को लेकर के, ऑनलाइन सिस्टम को लेकर के, या आपको आ रही प्रॉब्लम्स को लेकर के आपके पास यदि कोई क्वेरीज हो तो वो जरूर रखें, हम लोग कुछ उसका डिस्कशन के लिए कुछ मिनट छोड़ देते हैं। तो यदि आपके पास कुछ विचार या आप कुछ अपनी बात मुझे या पूछना चाह रहे हैं तो प्लीज वो शेयर करें, या फिर वो प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं। जो लोग चैट बॉक्स में भी डालना चाहते हैं, मैं चैट बॉक्स देखती थी कोई क्वेश्चन आया होगा तो मैं उसका भी जवाब देने की कोशिश करूंगा। देखिए, वॉइस इज क्लियर, वॉइस इज नॉट क्लियर, ओके। यदि आपके पास कोई और प्रश्न हो, क्या कोई एक ऐसी बात निकल करके आ रही हो, वो जरा डिस्कशन कर लें। ऑनलाइन मोड में टीचिंग के, ऑनलाइन मोड में जो टॉपिक था एग्जैक्टली जरा मैं देखूंगा। जैसा सर आपने बताया जी, पिछली बार जब हम लोग, मुझे याद आता है 22 मार्च को लॉकडाउन लगा और लगभग 1 या 3 अप्रैल के बीच में आपसे हुई वार्ता के क्रम में जब मैंने ये चर्चा किया कि किस तरीके से हम लोग ऑनलाइन मोड जा सकते हैं, आपने कहा कि जूम आजकल थोड़ा सा आया गया है, लोग उससे कर रहे हैं, गूगल की तरफ भी बढ़ा जा सकता है। और हमने संस्थान RSPI में और भिन्न भिन्न शिक्षण प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संस्थानों में इसकी चर्चा की, तो उस समय एक्सेप्टेशन का जो भाव था वो उतना नहीं था जितना आज है। जी, जी। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई जगह तो ये था कि कितने दिन पांडे जी आप बने रहोगे इससे, एक न एक दिन तो रुक जाओगे कहीं न कहीं। मैं नहीं कहता कि ये वर्तमान सेकेंड फेज कोई अवसर है, या मैं ये नहीं कहता कि ये फेज बड़ा अच्छा है, लेकिन वे लोग, सर मैं इस बात को इस पटल पे कह रहा हूं, रिकॉर्डिंग में कह रहा हूं, वे लोग जो पूर्व फेज में ऑनलाइन मोड पर आने में अपने को कहीं न कहीं पीछे रखे और विद्यार्थियों को ये कहते रहे कि आप प्रमोट कर दिए गए हैं, आपको पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, आपका ये नहीं है, वो नहीं है, उनके लिए एक सीख देने का काल आ गया फिर से। देखिए, और मैं आपको विश्वास दिलाऊं, आप तो परिचित हैं इस बात से, पिछली बार जब मैं वेबिनार का दौर चलाया, लगभग आप जानते हैं आपके आशीर्वाद से 170-180 वेबिनार कराता था, तो हमारी जो उस स्ट्रेंथ होती थी वो लगभग 170-180 अथवा 200 अधिकतम होती थी। वहां जाते जाते फिर एक रुकने का दौर आता था। लेकिन मैं देख रहा हूं इस बार जब मैं CRC में, आप देख रहे हैं कि अब जब वेबिनार मैंने स्टार्ट किया है तो 250 तो यूं होता है कि हर 5वें-6वें मिनट में 250 होता है। बाद में ये आता है कि अब इस पटल से हटो, मांग होने लगी है। आपने कहा, शुरुआत में ही आपने कहा कि हम लोग कम लागत में अधिक दूर तक पहुंचने में सफल हुए। निश्चित सर, नो डाउट। 15 राज्य आपके सामने उपस्थित है सर, 15 राज्य। अब बताओ, जब हमने कॉन्फ्रेंस कराई थी तो जो आए थे वो कितने से आए थे और कितने लेबर के साथ आए थे, कितना पैसा खर्च करके आए थे, और लाख बहुत व्यय हुआ था सर, बहुत व्यय हुआ। बैठे, तुम भी बैठे हो, बताओ कितना पैसा लगा होगा CRE में। लेकिन भाई ये इसका मतलब ये नहीं कि फीस ले रहे हैं तो वो है, वो तो RCI का मैंडेटरी इसलिए ले रहे होंगे।
लेकिन अल्टीमेटली आप इसका एक वो देखेंगे ना तो कॉस्ट को कट डाउन करता है, कॉस्ट को रोकता है। और जो आपने बात कही नागेश जी, वो एक बात ये भी है कि जो लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, परिस्थितियां व्यक्ति को बहुत कुछ सिखाती हैं। ये जो परिस्थिति हमारी उत्पन्न हुई है, आज से पहले हमने सोचा था कि ये दोबारा आएगा, हम तो विश्व विजेता बन ही गए थे ना, लेकिन इस परिस्थिति में पहुंचे। तो जब परिस्थितियां सिखाती हैं तभी आदमी सीखता है, जब पढ़ती है। आज जो पढ़ी है अब समझ में आ रहा है, तो अब जो परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, जब सोचो जरा पिछले लॉकडाउन के बाद हमारी ये स्थिति आज आ गई है कि हम लोग इस तरह से बैठ पा रहे हैं, ये जब स्थिति सेकेंड वेव खत्म होगी, और मुझे विश्वास है कि थर्ड वेव नहीं आएगी, वाकई नहीं आएगी। अब सोचो जरा सेकेंड वेव के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, जब फर्स्ट वेव के बाद ये स्थिति में पहुंच गए हैं कि हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन सारा मटेरियल अवेलेबल करवाना, घर पे बैठ के पढ़ लो, चिंता नहीं करो। प्रमोशन का कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, नो, आपने सही कहा, हम लोग लोगों को प्रमोट कर दे रहे हैं, लेकिन उससे कोई बहुत चिंता नहीं है, बहुत परेशानी की बात भी नहीं है, और बहुत अच्छी बात भी नहीं है। उसका भी व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो इस कार्य को कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आज इस फोरम पे डिस्कशन का पॉइंट ये भी था कि अब जब ये सेकेंड वेव खत्म होगी, तब वो ट्रेनिंग, इन सब चीजों पे हम लोगों को विशेष रूप से गवर्नमेंट्स को और संस्थानों को ध्यान देना पड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट अलोन कैन नॉट डू एनीथिंग, एवरीथिंग इन फैक्ट। तो हम लोगों को इस प्रयास में आगे लगना पड़ेगा। जी, कोई प्रश्न हो तो ले लिया जाए नागेश भाई, कोई भी पार्टिसिपेंट्स में से कोई प्रतिभागी का कोई प्रश्न हो तो क्या आप पूछें ऑनलाइन टीचिंग के संदर्भ में। नीलम वर्मा जी, नीलम वर्मा जी। हाँ सर, ये जो ऑनलाइन में जो क्लासेस चली हैं, इनसे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेजेस में जो क्लासेस हो रही थी, मतलब उससे ऑनलाइन उन लोग काफी दिक्कतें हुई। जब दोबारा कोविड आ गया तो उनके जो एग्जामिनेशन थे वो डिले कर दिए गए, खासतौर से स्पेशल नीड्स बच्चों के लिए उनको काफी समस्याएं हो रही हैं। और ज्यादातर पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं बच्चों के पास एंड्रॉइड फोन भी नहीं है। हम लोग क्लासेस लेते थे तो जाकर ही ज्यादा 4-5 बच्चों को बुला के क्लास ली, उसके बाद जब ज्यादा कोविड फैल गया तो फिर वो बंद कर दिया गया। तो इससे बहुत समस्याएं हो रही है सर, इसके लिए कुछ सुझाव दें, या बच्चों को कैसे, एंड्रॉइड फोन तो नहीं है, फैमिली में ही नहीं इतने पुअर बच्चे हैं, तो बहुत सारी समस्याएं हैं सर इसको लेकर भी। इसमें आपने सुझाव मांगा मुझसे, तो देखिए आपने अपने प्रश्न में एक उत्तर भी छुपा हुआ था। आपने ऑनलाइन टीचिंग इत्यादि तब रोकी जब कोरोना की सेकंड वेव आ गई, ये मार्च अप्रैल की ही बात है, मुझे याद है। यस सर। अब हुआ क्या, उससे पहले आप लोगों ने प्रयास करने शुरू किए सर। स्टेट गवर्नमेंट का डायरेक्टरेट का कुछ दबाव था, भाई टीचिंग करनी थी, पढ़ाना था, सर्विसेज और बहुत सारी सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध नहीं थी, फिर भी आप लोगों ने चीजें पढ़ानी शुरू की। आपने 4-5 स्टूडेंट से शुरू किया, और इस जो आपने कहा अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की बात, तो ये अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी हम लोग पेरेंट्स से लेकर के सोसाइटी सबको जागरूक करेंगे। नो डाउट कि आपके लेवल पे, मेरे लेवल पे, आपके मेरे लेवल पे जो चीजें पॉसिबल होंगी वो हम लोग पेरेंट्स में अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करेंगे। अब पेरेंट्स एक्चुअली होता क्या ना, पेरेंट्स अनअवेयर इसलिए भी है कि वो कंफ्यूज है कि मैंने इसको मोबाइल दिलाया तो इसका मिसयूज तो नहीं होगा, तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है। एक शायद किसी ने माइक खोला है, जय गोविंद जी ने शायद कुछ बोलना चाहते हैं क्या? जय गोविंद जी बोलना चाहते हैं कुछ क्या? नहीं सर, नहीं। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि ये अवेयरनेस ना पेरेंट्स में धीरे धीरे आ रही है। हम लोगों को उनको ट्रेंड करना है कि मोबाइल, नो डाउट कि ऐसी चीजों में आपके कुछ प्लस और माइनस सारी चीजें होती हैं, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है केवल डिसेबल के लिए थोड़ी लागू है, ये तो हम नॉन डिसेबल को भी जब मोबाइल इत्यादि दिलाते हैं तो उसमें भी ये सारी चीजें लागू होती हैं। हमको मोबाइल को लेकर के हवा नहीं सोचना है, ये पेरेंट्स को समझाना है। मोबाइल इज नॉट हवा, मोबाइल ऐसा टैबू नहीं है कि जिससे सारी चीजें गलत ही होती हैं। हम उसमें अच्छी बातों को बता करके, हाँ ट्रेनिंग दे करके, उनको ट्रेंड करके, उनके अच्छा फाइनेंशियली हम उनको कुछ नहीं कर सकते, देखिए हम ये जानते हैं। और इसलिए मैंने आपसे कहा अभी एडिप एक स्कीम हुआ करती है, उसमें गवर्नमेंट को प्रयास करने की जरूरत पड़ेगी कि गवर्नमेंट एडिप में विद्यार्थियों को मोबाइल या टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग भी दे। तो एडिप में अब ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म गोल हो जाएगा। देखिए इसमें हमको
लॉन्ग टर्म गोल और शॉर्ट टर्म गोल दोनों बनाने पड़ेंगे, राइट? तो कुछ गवर्नमेंट ऐसा बनाए और कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स बने। थैंक यू सर। थैंक यू। सॉरी सर आपकी अनुमति हो तो मैं इसमें एक बात कहूँ। हाँ बोले बोले। जैसे हमारी बहन ने कहा कि कई बच्चों के पास मोबाइल फोन नहीं है, कई बच्चों के घर में लैपटॉप नहीं है अथवा कंप्यूटर नहीं है। मैं अपनी बहन को बताना चाहूंगा कि वर्तमान परिदृश्य में हर घर में टीवी है और हाई स्कूल इंटर की यूपी बोर्ड की अगर मैं बात करूं, वैसे तो सभी राज्यों के सभी बोर्डों का है, लेकिन यूपी बोर्ड की मैं बात करूं तो दूरदर्शन पे सर लाइव क्लासेज आ रही और बहुत सहज, बहुत सरल माध्यम में कक्षाएं शाम के समय, सुबह के टाइम दूरदर्शन पर प्रसारित की जा रही हैं। तो अगर हम लोग अभिभावकों तक इस बात को पहुंचाने में सक्षम हो जाएं तो अभिभावक अपने घर में ही अपने दिव्यांग बच्चे को, सामान्य बच्चे को कक्षा आसानी से दिलवा सकते हैं। एक क्वेश्चन और आया है हमारे पास बाल मुकुंद जी हैं, हमारे स्टूडेंट भी रहे हैं। इनका बहुत अच्छा क्वेश्चन आया कि भाई डेफ ब्लाइंड स्टूडेंट्स के साथ क्या किया जा सकता है, जो डेफ भी है ब्लाइंड भी है। देखिए बाल मुकुंद जी, मैं आपका सवाल ही पढ़ रहा हूँ कि डेफ ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या टेक्नोलॉजी विकसित की गई है। तो जो टेक्नोलॉजी आपको भी मालूम है कि वो जो 4 हैंड साइन लैंग्वेज हम उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। तो वहां पर हम लोग डेफ ब्लाइंड स्टूडेंट्स को, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो डेफ ब्लाइंड स्टूडेंट्स को बजाय ट्रेनिंग देने के हम उनके जो एसोसिएटेड है उनके साथ, चाहे उनका पेरेंट्स हो, चाहे उनके साथी हो, चाहे उनका भाई हो, कोई ना कोई तो उनके साथ होगा, उसको हम लोग ट्रेंड करें। उसके पास जरूर स्मार्ट मोबाइल या ऐसी चीजें होंगी। तो टेक्नोलॉजी 2 एस्पेक्ट में हो जाएगी। एक तो हम कोई टेक्नोलॉजी से अवेयर कराएं, डेफ ब्लाइंड के लिए वो मुश्किल होगी क्योंकि उसके लिए हमको 1-to-1 इंटरेक्शन चाहिए। तो हमको उसके साथी को पकड़ें जिसके साथ वो रह रहा है, उसको थोड़ा सा ट्रेन करेंगे, उसको इनपुट देंगे तो वो उसमें इनपुट दे देगा। क्योंकि कोई भी डेफ ब्लाइंड के स्टूडेंट्स आप बता रहे हैं, यदि वो एजुकेशन के लिए लालायत है तो इसका मतलब है कि उसकी फैमिली भी उसके सपोर्ट में है। वही फैमिली इस्तेमाल करनी है, फैमिली के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना होगा। तो फैमिली को ट्रेन कर सकते हैं आप, राइट जी। कोई टेक्नोलॉजी विकसित नहीं है क्या इनके लिए? टेक्नोलॉजी देखिए, टेक्नोलॉजी एक्सक्लूसिवली किसी एक चीज के लिए ऐसे विकसित नहीं की गई है। हाँ, टेक्निक्स हैं, तकनीकियां हैं, टेक्नोलॉजी छोड़ दीजिए, तकनीकियां हैं कि वो किस तरीके से एजुकेशन प्राप्त करेंगे। लेकिन उसके लिए भी तो आपको 1-to-1 चाहिए डेफ ब्लाइंड के केस में। वहां पर हम लोगों को ट्रेनिंग टीचर, पेरेंट्स को या साथियों को देनी पड़ेगी, वो हम लोग प्रयास कर सकते हैं। RCI पर्सन प्लीज हेल्प मी टू गेट RCI। अच्छा, वो सर सर्टिफिकेट से संबंधित कार्यक्रम है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम लोग यहाँ पर इस सेशन को पूरा करते हैं। 1 घंटे का आपसे अनुमति मांगी थी मैंने, और मैं जानता हूँ कि इधर अभी थोड़ा सा भौतिक कारणों से थोड़ा कहीं न कहीं समय का वो है। तो मैं चाहूंगा कि डॉक्टर नसीम सर धन्यवाद ज्ञापन हेतु आए और सर का धन्यवाद ज्ञापित करके इस कार्यक्रम के इस चतुर्थ सत्र को पूर्ण करें। डॉक्टर नसीम मोहम्मद। नसीम सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए कोई बात नहीं नागेश जी। सर लैपटॉप उनका मेरे पास ही था तो जुड़ रहे हैं वो। अभी मंगाया है उन्होंने। 1 सेकंड क्या चाहिए? हेलो सर। जी जी, राय सिंह जी सर बोलिए। जी सर, अभी तो ये फीडबैक फॉर्म डाला गया है, ओपन नहीं हो रहा। आप ओपन करिए आसानी से। जी, नहीं हो पा रहा है सर। डॉक्टर नसीम अहमद सर, हेलो, धन्यवाद ज्ञापित करके सर आवाज आ रही है? हाँ एकदम आवाज नहीं आ रही, हाँ आवाज आ रही है आपकी, क्लियर है। बोलो डॉक्टर साहब। डॉक्टर नसीम सर। सर जी बोलिए सर।
धन्यवाद सर, आपने अपने बहुमूल्य समय में से काफी समय नेशनल वेबिनार अमरोहा एवं उसके प्रतिभागियों को दिया। संस्था सर इसके लिए आपकी आभारी रहेगी एवं पुनः भविष्य में सर आपका आगमन अमरोहा की संस्था में बना रहे, संस्था पर आपका आशीर्वाद सर बना रहे, ऐसी मनोकामना सर मैं आपके साथ। बिल्कुल, जब कहेंगे सर, जब आपका सर किसी भी आवश्यकता हो जरूर बताइएगा, मैं डेफिनेटली आपके लिए रहूंगा। आप हाँ। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। मेरे कई स्टूडेंट्स आपके साथ भी जुड़े हुए हैं, ग्रुप में भी जुड़े जाते हैं, तो जब भी आपको कोई जरूरत होगी डेफिनेटली मैं आपको मिलूंगा। सर थैंक यू सो मच, थैंक यू नसीम साहब। नागेश जी थैंक यू, बालमुकुंद जी नमस्कार, सभी को मेरा नमस्कार। सादर प्रणाम सर, आपका आशीर्वाद बना रहे और आपकी जो यशस्विता है, जो सात्विक और जो दुलार आपसे प्राप्त होता है अभिभावक का, वो सदा हम लोगों के ऊपर बना है, जिससे हम लोग आपके सबसे छोटे विद्यार्थी होने के कारण इस समाज में जो कुछ भी कर सके उसके लिए आपका आशीर्वाद मिले। सादर प्रणाम सर मैं 1 मिनट सर और लेना चाहता हूँ आपका। जी सर, मेरा स्वयं व्यक्तिगत एवं हमारे जो कार्यरत स्टाफ है संस्था में एवं संस्थान परिवार के ये मन है कि SIPRH अमरोहा आपके विश्वविद्यालय से स्पेशल BEd VI में आवेदन करना चाहती है। आपका सर आशीर्वाद संस्था को मिले तो सर हम BEd के लिए आवेदन करेंगे। आवेदन करिए, मेरे ख्याल से खुला हुआ है लिंक, मेरे ख्याल से शायद किसी की बात भी